अस्सलाम वालेकुम। वेव इक्वेशन की हम बात करते हैं आज इस लेक्चर में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अपना वेव्स के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन लिया है जो कि एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस फंक्शन को जो कि वन डायमेंशनल फंक्शन है हम रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ जी एंड टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी माइनस वी टी एंड टी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम पिछले लेवल्स पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी वेव को जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है वन डायमेंशनली और एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है। अगर ये वेव पीरियोडिक है तो फिर हम जानते हैं कि इसके लिए हम वेव इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पार्शल टू एफ और पार्शल जी टू इज़ इक्वल टू वन ओवर वी स्केयर पार्शल टू एफ और पार्शल टी टू। और यहाँ पे ये जो वी जो है ये वेव की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ़्ट टर्म जो है स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव के स्प्रेड को स्पेस के लिहाज से, और यहाँ पे राइट साइड पे ये वाली टर्म जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है वेव के स्प्रेड को टाइम के लिहाज से। यहाँ पे ये गलती से स्पीड लिखा गया है, ये बेसिकली स्प्रेड है। तो ये इक्वेशन जो है वेव की प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करती है स्पेस एंड टाइम में। तो इसी तरह की इक्वेशन जो है हमने फिर बनानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी। और अगर हम इस इक्वेशन का सलूशन देखें तो इसका सलूशन हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगा एफ ऑफ जी एंड टी इज़ इक्वल टू ए कॉज इंटू के जी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की से मिलकर बनती है और उसी की बेस पर प्रोपेगेट करती है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं या चेंज होते हैं साइनोसॉइडली, यानी कि पीरियोडिक फॉर्म में होते हैं। तो फिर यहाँ पे पीरियोडिसिटी वाली बात जो है वो पहले से ही जो है वो क्लियर है और फिक्स है। तो वेव की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन की, एक ऐसी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो कि वैक्यूम में मूव कर रही है। वैक्यूम से मुराद ये है कि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो फिर मैक्सवेल इक्वेशंस को हम लिखेंगे इस कंडीशन के लिए। तो इस कंडीशन के लिए डेल डॉट ई जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, डेल डॉट बी जो है ये तो मतलब यूनिवर्सली ज़ीरो ही रहता है। फिर अगली मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास है डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल बी और पार्शल टी, और उसके बाद है पार्शल डेल क्रॉस बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शल ई और पार्शल टी। अच्छा, वैक्यूम में डेफिनेटली अगर चार्ज नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, तो इसलिए ये जो जे है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फिर एम्पेयर्स लॉ इस फॉर्म में आ जाएगा डेल क्रॉस बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शल ई और पार्शल टी। तो अब हम बात करते हैं ये इस इक्वेशन की जो कि हमारे पास डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल बी और पार्शल टी की फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे फिर से जो है वो डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हम देखते हैं कि डेल क्रॉस ई, तो राइट साइड पे भी हम जो है वो डेल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो फिर लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास आ जाएगा डेल का डबल, यानी कि डबल क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट रूल जो है वो आ जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्केयर ई इज़ इक्वल टू राइट साइड पे पार्शल बी और पार्शल और पार्शल टी को जो है वो हमने बाहर ले लिया और पहले हमने डेल क्रॉस बी ले लिया। तो फिर हम देखते हैं कि डेल क्रॉस बी को, यहाँ पे डेल क्रॉस बी को हम पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शल ई और पार्शल टी से। तो ये जो डेल क्रॉस बी है इसकी जगह फिर हम लिख लेते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शल ई और पार्शल टी। और राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे अगर हम बात करें तो डेल इंटू डेल डॉट ई जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टर्म क्यों ज़ीरो हो जाएगी जी, हम जानते हैं कि किसी भी डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो होता है। तो उसी कंसेप्ट के लिहाज से फिर ये हमें जो है पैरेंथेसिस में डाइवर्जेंस मिल रहा है और फिर इस डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा माइनस डेल स्केयर ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल और पार्शल टी इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शल ई और पार्शल टी, जो कि हमने डेल क्रॉस बी की जगह ये टर्म पुट की है। तो अगर हम पैरेंथेसिस को ओपन कर लें तो और नेगेटिव साइन को दोनों साइडों से कैंसिल आउट कर दें तो डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शल ई और पार्शल टी आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अच्छा जी, अब हम चले मैं ये और ये डेल जो है ये छुपा लेता हूँ। तो हमने फ्राइडे लॉ की ये फॉर्म देखी थी
सॉरी एम्पेयर्स लॉ की ये फॉर्म, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियली और पार्शियल टी। तो अगर हम दोनों साइडों पे डेल क्रॉस ले लें, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियली और पार्शियल टी। तो ये डेल क्रॉस बी जो है यहाँ पे भी इसका रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल इंटू डेल डॉट बी माइनस डेल स्केयर बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल और पार्शियल टी, और यानी कि पार्शियल टी को हमने पैरेंथेसिस में बाहर ले लिया और डेल क्रॉस ई जो है ये पैरेंथेसिस में ले लिया। अब डेल डॉट बी जो है ये तो डेफिनेटली ज़ीरो है, यानी कि ये इक्वेशन जो कि हमें बताती है, डेल डॉट बी हमें बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ज़ीरो है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी। माइनस डेल स्केयर बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल और पार्शियल टी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस बी ई, डेल क्रॉस ई जो कि फ्राइडेज लॉ को रिप्रेजेंट करता है और ये बराबर है माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के। तो फिर डेल क्रॉस ई की जगह माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बचा डेल स्केयर बी, और नेगेटिव साइन जो है ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन, ये दोनों साइडों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल स्केयर बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दो दफ़ा जो है वो टाइम डेरिवेटिव है हमारे पास पार्शियल टू बी और पार्शियल टी टू आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब हमारे पास जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इसका अगर हम इसको अगर हम देखें तो ये बराबर 1 स्केयर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये बराबर होता है सी के, ये हम जानते हैं। अगर हम स्केयर लें तो सी स्केयर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल लें या इसका ये जो है रेसिप्रोकल ख़त्म करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/सी स्केयर आ जाएगा। तो फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसमें भी हम पुट करेंगे 1/सी स्केयर, और इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे जो बनाई है इसमें भी पुट करेंगे 1/सी स्केयर। तो फिर हमारे पास जो है वो डेल स्केयर ई आ जाएगा, डेल स्केयर ई इज़ इक्वल टू 1/सी स्केयर पार्शियल 2e ओवर पार्शियल T2। और या अगर हम इसको लिखना चाहें 3 डायमेंशनल फॉर्म में, ये हम 1 डायमेंशनल फॉर्म जो है वो अभी तक 1 डायमेंशनल के से हमने स्टार्ट किया था, तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। डेल स्केयर ई की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस के लिहाज से डेफिनेटली हम बात करेंगे डायमेंशनलिटी की, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन की। तो डेल 2e जो है या डेल स्केयर ई जो है ये हम लिख सकते हैं पार्शियल 2e ओवर पार्शियल आर स्केयर, आर जो कि 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है इज़ इक्वल टू 1/सी स्केयर पार्शियल 2e ओवर पार्शियल टी स्केयर। तो इस इक्वेशन को या फिर ये ऊपर इस इक्वेशन को जो है वो हम कहते हैं फील्ड इक्वेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो और अगर ये इसको हम फील्ड इक्वेशन कहेंगे। और अगर हम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास फिर उसी तरह से आ जाएगा डेल 2b इज़ इक्वल टू 1/सी स्केयर पार्शियल 2b और पार्शियल टी स्केयर। और अगर हम 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर के लिहाज से बात करें, डेल को हम जो है वो फिर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं पार्शियल 2b और पार्शियल r2, r जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस वेक्टर है इज़ इक्वल टू यानी कि पोजीशन वेक्टर इज़ इक्वल टू 1/सी स्केयर इंटू पार्शियल 2b और पार्शियल T2। तो ये इक्वेशंस हैं फील्ड्स के लिए, बिल्कुल वैसी ही इक्वेशंस हैं जैसे कि हमने देखी थी मैकेनिकल वेव की फॉर्मेट में, जो जब हमने लेक्चर के स्टार्ट में जो डिस्कस किया था 1 डायमेंशनल फंक्शन लेकर। तो फिर इसी तरह से इन वेव इक्वेशंस का सलूशन जो है वो इस तरह से होगा कि ई ऑफ आर एंड टी इज़ इक्वल टू ई नॉट इन कॉज के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे ये ऊपर जो हमने सिंबल रिप्रेजेंट किया ये बेसिकली बता रहा है कि हमारे पास जो ई नॉट है ये कम्प्लेक्स और वेक्टर फॉर्म में होगा और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इसी तरह से बी ऑफ आर एंड टी जो है दैट इज़ इक्वल टू बी नॉट कॉज के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। तो फिर से हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऊपर सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है ये कम्प्लेक्स वेक्टर की फॉर्म में है
आर जो है 3 डायमेंशनल स्पेस यानी कि पोजीशन वेक्टर है। और अगर हम यहाँ पे जो है वो के की बात करें, ये जो के आ रहा है, ये के यहाँ पे 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर है और साथ में ए एक यूनिट वेक्टर आ रहा है जो कि के की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के को यहाँ पे फिर हम कहते हैं वेक्टर, वेव वेक्टर। तो इसकी बेसिकली डायरेक्शन जो है ये हमें वेव की डायरेक्शन बताती है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के जो है ये वेव की मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन जो है वो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि के और आर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि अगर के जो है वो वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है, तो के डॉट आर जो है ये आपस में परपेंडिकुलर होने की वजह से, के और आर आपस में परपेंडिकुलर होने की वजह से के डॉट आर ज़ीरो हो जाएगा। बेसिकली ऐसा नहीं है। आर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वेव जो है वो प्रोपिगेट कर रही है और मौजूद है। तो इसलिए के डॉट आर ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ़ के बराबर है और एफ़ जो है ये नंबर ऑफ़ साइकिल पर यूनिट टाइम है। फ्रीक्वेंसी हमें बता रही है कि वेव जो है वो टाइम के लिहाज से किस तरह से चेंज हो रही है। हमने कहा था कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स वेक्टर है। ये तो हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे वो कम्प्लेक्स वेक्टर जो है वो किस फॉर्मेट में हो गए। अब क्योंकि वो स्पेस में चेंज हो रहे हैं तो स्पेस में चेंज होते हुए यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रोटेट करते हुए जा रहे हैं। तो रोटेट करते हुए वो फिर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब मूव करेंगे तो फिर हम उनकी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस तरह से हम जानते हैं कि एक वेक्टर जो है जब इस मतलब स्पेस में जो है वो और रोटेट करता है तो फिर वो उसको हम कम्प्लेक्स क्वांटिटी की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में या ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में। फिर एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि बी और ई का आपस में रिलेशन है। यहाँ पे बी और ई एम्पलीट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं। तो बी एम्पलीट्यूड जो है दैट इज़ इक्वल टू के ओवर मेगा इंटू जी यूनिट वेक्टर क्रॉस ई एम्पलीट्यूड। तो 3 डायमेंशनल इक्वेशन के लिए हम जी आर यूनिट वेक्टर की जगह जी यूनिट वेक्टर की जगह आर यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। तो हम फिर लिख सकते हैं कि बी एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल टू के और मेगा इंटू आर यूनिट वेक्टर क्रॉस ई एम्पलीट्यूड। तो इसी चीज़ को ये तो वेक्टर फॉर्म में जो है वो हमने इक्वेशन लिखी हुई है। कैसे हमें पता चला? क्रॉस प्रोडक्ट हमें बता रहा है कि वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसी चीज़ को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना चाहें यानी कि एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है वो लेना चाहें तो बी डॉट जो है दैट इज़ इक्वल टू के ओवर ओमेगा इंटू ई नॉट के बराबर आ जाएगा और के और मेगा 1/c के बराबर आ जाएगा इंटू ई नॉट। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड है इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है 1/c0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। और के और ओमेगा सी के बराबर कैसे हो गया? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के को हमने लिया था 2 पाई ओवर लैम्डा और ओमेगा को हमने डिफ़ाइन किया था 2 पाई एफ से। तो फिर लैम्डा जो नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो एफ लैम्डा बन जाएगा, 2 पाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो 1 और एफ लैम्डा बन जाएगा और 1 और एफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 और सी है। तो फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने इक्वेशन बनाई थी उनके सोल्यूशन लिखें तो और ख़ास तौर पर एम्पलीट्यूड फॉर्म ई के एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखें तो फिर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चले हम उन्हीं इक्वेशंस को एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये इक्वेशंस देख रहे हैं ई ऑफ आर एन टी इज़ इक्वल टू ई नॉट कॉस के डॉट आर इन माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसी तरह से बी ऑफ आर एन टी इज़ इक्वल टू बी नॉट के कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हमने इस राइट साइड वाले जो टर्म थी इसकी हमने कोई डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमने बी नॉट को जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वेक्टर फॉर्म में ही लिया हुआ है, इसलिए हमें अलग से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर हम कहें कि हमारी वेव जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग प्रोपिगेट कर रही है, तो फिर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी ऑफ जी एंड टी इज़ इक्वल टू 1/c0, ये बी नॉट की जगह आ जाएगा 1/c ई नॉट इंटू कॉस के जी माइनस मेगा टी इंटू के क्रॉस एक्स यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर क्रॉस एक्स यूनिट वेक्टर। तो ये के यूनिट वेक्टर क्रॉस एक्स यूनिट वेक्टर कहाँ से आ गया? बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने लिया हुआ है आर यूनिट वेक्टर क्रॉस ई यूनिट वेक्टर, सॉरी ई यूनिट वेक्टर नहीं है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड वेक्टर है। तो आर यूनिट वेक्टर जो है ये वेव की प्रोपिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे इस केस में हमने कहा कि इलेक्ट्रिक वेव जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग प्रोपिगेट कर रही है, तो फिर के जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग जो है फिर आर जो है वो के आ जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख ली और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे लिख ली, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो के क्रॉस एक्स जो है ये हमें वाई दे देगा, तो हम बी जी एंड टी को लिख सकते हैं 1/c ई नॉट के सॉरी कॉज इंटू के जी माइनस मेगा टी वाई। तो हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा, जबकि जो वेव जो है ये प्रोपेगेट करेगी जी एक्सिस के लॉन्ग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।